हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं. बट बिफोर मूविंग टू द थ्योरी, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी. So in 1835, a protozoologist Felix Dujardin described a substance in rhizopods. So ये जो rhizopods है ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं. तो इनमें ये फेलिक्स ड्यूजॉर्डिन ने एक सब्सटेंस डिस्क्राइब किया था और उसे उन्होंने कहा था सारकोड. ओके, तो ये एक पहल थी प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी के लिए. जो दूसरी जो चीज़ है वो है 1840 में, जो कि जॉन परकिंजे, इन्होंने फॉर्मेटिव मटेरियल स्टडी किया था एनिमल एम्ब्रियोज़ में. तो उन्हें यानी उस फॉर्मेटिव मटेरियल को जॉन परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म कहा था. तो जॉन परकिंजे जो है इन्होंने ये सबसे पहले वर्ड यूज़ किया है प्रोटोप्लाज्म. तो ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म ये जो टर्म है ये जॉन परकिंजे ने ही कॉइन की हुई है. सो जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का जो मेन जो पोस्टुलेट है वो ये है कि प्रोटोप्लाज्म जो है यही प्लैनेट अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उसका बेसिस है. सो प्रोटोप्लाज्म इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ. यही एक मेन स्टेटमेंट है प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी का. तो ये प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए ये एक सेल का डायग्राम है. एक नॉर्मल सेल है, यूकैरियोटिक सेल. तो यहाँ पर देखिए जो आउटर बाउंड्री जो है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. एनिमल में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पर सेल वॉल भी हो सकती है. और जो सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. यहाँ पर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है वो हो सकते हैं. अगर इस सेल से इस सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए तो जो कुछ भी बचता है इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. मतलब साइटोप्लाज्म एंड इट्स द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एज वेल एज न्यूक्लियस. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस जो है ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है. ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में इतना ही. इसके आगे की जो थ्योरी है वो है ऑर्गेनिज्मल थ्योरी. इसके बारे में हम बात करते हैं. तो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी जो है ये किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है. इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं. तो सब के बारे में जान लेते हैं. तो जो सबसे पहली जो स्टडी जो है ये रिचर्ड ने की है. रिचर्ड जो है ये एक मॉर्फोलॉजिस्ट थे. उन्होंने ये स्टडी किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका एक स्ट्रक्चरल प्लान होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज प्लान होता है. इसके बाद जो स्ट्रासबर्ग है ये साइटोलॉजिस्ट थे. ये कहते हैं कि जितने भी सेल्स होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होती है. ओके, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर लेता हूँ. जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट में एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने के लिए सेल वॉल का यूज़ किया जाता है. सेल वॉल जो है वो उसमें सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करती है. लेकिन एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है. एनिमल्स की केस में जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ जो सीमेंटिंग मटेरियल से जोड़ी जाती है वो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनता है, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है. अब एनिमल के केस में एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए गैप जंक्शंस का यूज़ करती है. ओके, तो ये जो स्टडी है ये स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हुई है. तो तब जाकर हमें पता चला कि जो साइटोप्लाज्म जो है या सेल जो है ये इंडिविजुअली काम नहीं करती, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होती है. तो ये जो पोस्टुलेट जो है या ये जो स्टडी है जो स्ट्रासबर्ग ने की है वो ये बताती है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल्स है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो इंडिविजुअल इंटाइटीज़ नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है. ओके, जो तीसरा जो मेन जो इसमें जो डिस्कवरी हुई है ये है शेरिंगटन और पावलोव. तो ये दोनों भी न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे. इनके अनुसार जो सेल्स है ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में होती है. ओके, तो ये जो भी कोऑर्डिनेशन है, ध्यान रखिए जो भी सेल है उस सेल के अंदर जो भी मैसेजेस है वो एक दूसरे के साथ जो सेल्स है वो शेयर करती है. तो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी इन्हीं पोस्टुलेट्स के बेस पर हम कह सकते हैं
कि ऑर्गेनिज्मल थ्योरी में जो मेन पोस्टुलेट जो है वो यही है कि जो ऑर्गेनिज्म जो होता है उनमें सेल्स जो है वो इंडिविजुअल एंटाइटी नहीं है, बल्कि ये जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में होती है। तो इसके सपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि फंगस में जो हाइफी होती है ये सेलुलर नहीं होती, ओके। तो इनमें जो भी साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूस फ्लो में होता है, ओके। तो आरबीसीज की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन आरबीसीज की बात करते हैं, तो ह्यूमन आरबीसीज में भी जो सेल का जो मेन कंपार्टमेंट जो होता है न्यूक्लियस वो नहीं होता, ओके, जो कि इसी ऑर्गेनिज्मल थ्योरी को वो सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी जो है ये सेल थ्योरी और प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी के क्रिटिक्स पर डिपेंडेंट है, और ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।